स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रक्त का थक्का कैसे बनता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग क्या है और ये कैसे बनती है। दोस्तों रक्त का थक्का क्या होता है हम बताते हैं आपको जब कभी चोट या फिर घाव लगता है तो आप वहाँ पे देखते हो कि रक्त का स्राव होने लगता है, यानी कि वहाँ पे खून निकलने लगता है। तो इस समय इस अवस्था में क्या होता है कि हम लोग जैसे हम लोगों का रक्त स्राव होता है यानी खून निकलता है, तो उस जगह पे उस स्थान पे जहाँ पे हम लोगों को चोट लगी होती है उस स्थान पे हम लोग कुछ मिनटों तक दबाए रखते हैं, 2-4 मिनट तक हम लोग दबाए रखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो रक्त स्राव है, जो खून का बहाव है वो रुक जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खून जो है वहाँ पे लगा रहता है और वो खून जो है हम लोगों का वायु के संपर्क में वो रक्त आने से सूख जाता है और वही पपड़ी का रूप ले लेता है। ठीक है, एक वही कड़े अवस्था में हो जाता है तो उसे हम लोग पपड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तो हम लोग जान गए, इतना तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में इतना तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो इसका सही रीज़न क्या है, इसका जो असली रीज़न है, आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो रक्त के थक्का बनने की जो क्रिया होती है इसे हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि रक्त के थक्के बनने की क्रिया को हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, और रक्त का थक्का जिसे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, इसे हम लोग रक्त स्कंदन भी कहते हैं, जिसे हम लोग ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। तीसरा रक्त स्तंभन ब्लड होमोस्थैसिस कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं ब्लड क्लॉटिंग की वो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि ब्लड कितने स्टेप्स में जमता है और क्या कैसे नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड हम लोगों का कुल 4 स्टेप में जमता है, जैसे कि चारों स्टेप मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। सबसे पहले बात आती है थ्रोम्बोसाइट की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने यहाँ पे कोष्टक में लिखा है प्लेटलेट। तो जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो प्लेटलेट में पाया जाता है, और प्लेटलेट जो है वो हम लोगों के ब्लड का एक भाग होता है, यानी कि वो ब्लड में पाया जाता है। तो यानी कि थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट जब वायु के संपर्क में आता है, तो वायु के संपर्क में कैसे आएगा, हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर वो घुला रहता है, और जैसे ही घाव लगने पे ब्लड निकला तो यानी कि थ्रोम्बोसाइट भी निकला, और थ्रोम्बोसाइट निकला यानी वायु के संपर्क में आ गया। तो जैसे ही थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन को अब यहाँ पे लाते हैं दूसरे स्टेप में। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है हम लोगों के शरीर में उपस्थित कैल्शियम से जाके मित्रता कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से दोस्ती करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देगा। देखिए, जब तक प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है उसे हम लोग प्रोथ्रोम्बिन ही कहेंगे, और जैसे ही वो एक्टिव हो जाता है उसे हम लोग थ्रोम्बिन कहेंगे। ठीक है, यहाँ दूसरा स्टेप भी आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब तीसरे स्टेप में देखते हैं। अब इस थ्रोम्बिन को तीसरे स्टेप में लाइए। अब देखिए, थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देता है, और जब फाइब्रिनोजेन एक्टिव हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रिन कहते हैं। थ्रोम्बिन जो है जब फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देता है, तो जब वो फाइब्रिनोजेन एक्टिव हो जाता है तब उसे हम लोग फाइब्रिन कहते हैं। अब देखिए, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब चौथे स्टेप में आते हैं। देखिए, ये जो फाइब्रिन है इसका जो रचना है वो कुछ इस तरह से जालीनुमा होता है। ठीक है, फाइब्रिन की जो रचना है वो जालीनुमा होती है। तो देखिए, हम लोगों का जो घाव लगा होता है, मानिए कि उस पे फाइब्रिन नामक मतलब फाइब्रिन जालीनुमा एक आकृति आके उस घाव पे लग जाती है। ठीक है, और उसके पीछे से हम लोगों का ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो ब्लड बह रहा है यानी उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये छोटे छोटे कण भी बह रहे हैं। तो देखिए, जब जाली है तो उसके पीछे कण आके फंस जाएंगे, हम लोग बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि एक नाली है, नाली में आप लोग कोई 3-4 क्षण डाल दीजिए तो उसमें जो कूड़ा रहेगा वो कूड़ा उसी क्षण में फंस जाएगा, बाकी जो पानी में वो भी थोड़ा बहुत रुक ही जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत निकलने लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह से होता है कि जो फाइब्रिन है वो जाली आ जाएगी, लग जाएगी, और उसके पीछे से जो ब्लड बह रहा है उसमें जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जितने भी कण है वो सब इस जाली में फंस जाएंगे, और जब जाली में फंस जाएंगे तो वहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वायु के संपर्क में आने की वजह से वो सब सूख जाएंगे और कड़े हो जाएंगे, जिसी को हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे पपड़ी जम गया है। और इसी को हम लोग यहीं पे ये जो कैस्केडिंग प्रोसेस है ये समाप्त हो जा रही है, यानी रक्त का थक्का
बन जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि कैस्केडिंग प्रोसेस 4 स्टेप में हो रही है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग समझते हैं कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न हम लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम बताते हैं कि अगर पूछ सकता है रक्त के थक्के बनने की क्रिया में कौन सा रुधिराणु का कौन सा भाग लेता है, तो इसका हम लोगों का आंसर रहेगा कि रक्त के थक्का बनने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, इसमें रुधिराणु का थ्रोम्बोसाइट भाग लेता है। और थ्रोम्बोसाइट किस में होता है? ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कि प्लेटलेट में होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कौन सा प्रोटीन भाग लेता है कैस्केडिंग प्रोसेस में, तो आप बताओगे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों एक प्रकार के प्रोटीन है जो कि इस क्रिया में मूल रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा तत्व या फिर धातु कौन सा भाग लेता है, तो हम लोगों का जवाब रहेगा कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। उसके बाद एक और आपको प्रश्न बता सकते हैं कि कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के भाग लेता है। क्योंकि एक बात मैं और बता दूं, विटामिन के जो है ये कैस्केडिंग यानी कि कैस्केडिंग प्रोसेस में, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है रक्त को जमाने के लिए। क्योंकि ये जो विटामिन के है ये मिलके सब मतलब इसका एक बहुत अहम भूमिका रहती है ब्लड को जमाने में, यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि कैस्केडिंग प्रोसेस है क्या, रक्त का थक्का कैसे बनता है। अब आगे हम लोग समझते हैं, हमने कुछ ये भी देख लिया कि किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कैस्केडिंग प्रोसेस है इसकी एक नेगेटिव इफेक्ट मैं आपको बता दूं क्या होता है। नेगेटिव इफेक्ट इसका क्या होता है, कभी कभी ये जो ब्लड होता है हम लोगों के शरीर के अंदर ही क्लॉट कर जाता है, यानी कि ये जो रक्त का थक्का है ये शरीर के अंदर ही बन जाता है। कैसे? तो देखिए, हम लोगों के शरीर की जो नसें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, ठीक है, पतली होती हैं। तो उसमें जो रक्त बहता है यानी कि जो रक्त का स्राव होता है वो हम जानते हैं 120/80 यानी 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार। कभी कभी क्या है इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है कि जो ब्लड होता है हम लोगों के शरीर के अंदर ही क्लॉट कर जाता है, यानी कि जो रक्त होता है हम लोगों के शरीर के अंदर ही थक्का बना लेता है। कैसे? हम लोग जानते हैं हम लोगों की जो नसें होती हैं वो अत्यधिक पतली होती हैं और ज़्यादातर नसें हम लोगों की जो ब्रेन की होती है, जो हम लोगों के मस्तिष्क की नसें होती हैं वो अत्यधिक पतली होती हैं। तो देखिए, हम लोगों की नसों में जो रक्त बहता है हम जानते हैं 120/80 यानी 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से घूम के आता है, ठीक है। अब समझिए इतना तेज रफ्तार से वो जा रहा है और यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारी पतली, मान लीजिए ये हम लोगों की एक नस है, ठीक है, पतली नस है, और उसी के बीच में अगर ब्लड क्लॉट कर गया तो यहाँ पे क्या होगा कि 120/80 यानी 120 की रफ्तार से जा रहा है ब्लड और 80 की रफ्तार से फिर घूमकर आ रहा है। तो मानिए 120 की रफ्तार से यहाँ पे ब्लड जो है आ रहा है, ठीक है, और बीच में ही ब्लड क्लॉट कर गया है। तो क्या होगा कि इतना रफ्तार से आएगा, हम लोगों की जो नसें हैं वो उतनी मजबूत भी नहीं होती हैं, तो इससे क्या होगा हम लोगों का नसा फट जाएगा, ठीक है। हम लोगों की जो नस होती है वो फट जाएगी और नस के फट जाने को हम लोग हेमरेज कहते हैं और ये ज़्यादातर हम लोगों के ब्रेन में होता है। कैसे? यही प्रोसेस सेम हमारे लोगों के ब्रेन में भी होती है। ब्रेन में जो नसें होती हैं उसमें इसी तरह से ब्लड क्लॉट कर जाता है, जिस वजह से जो हम लोगों का ब्लड आता है वो तेज रफ्तार से आता है और जा नहीं पाने की वजह से वहीं पे नस हम लोगों की फट जाती है। और नस फटने की जो ये प्रोसेस होती है इसे हम लोग हेमरेज कहते हैं और यही प्रोसेस अगर हम लोगों के माइंड में, दिमाग में हो रही है तो इसे हम लोग ब्रेन हेमरेज कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ब्रेन हेमरेज क्या होगा। तो अब हम एक चीज़ और समझते हैं कि ये जो ब्लड क्लॉट होता है ये हम लोगों के शरीर के अंदर ना कहीं ब्लड क्लॉट कर जाए, इस वजह से हम लोगों के बॉडी में एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसे हम लोग हेपरिन कहते हैं, ठीक है। हेपरिन का जो काम होता है ये ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है, ठीक है। ये जो हेपरिन है हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट ना करे, रक्त का थक्का ना बने, इस वजह से हम लोगों के शरीर में एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसका नाम होता है हेपरिन। हेपरिन का काम है कि वो शरीर के अंदर जब तक जिंदा रहेगा इन लोगों को, मतलब ये सब मिलके देखिए ब्लड को जमाते हैं, ठीक है। तो जब तक हेपरिन रहेगा, हेपरिन इन सब पे अकेला भारी पड़ता है, हेपरिन इन सब पे अकेला भारी पड़ता है, यानी कि जब तक हेपरिन जिंदा है तब तक इन लोगों को रक्त नहीं जमाने देगा शरीर के अंदर, ठीक है। तो जब तक हेपरिन रहेगा तब तक इन सबको रक्त नहीं जमाने देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेपरिन भी जो है
इसको मतलब ये भी मर जाता है कब, जब ये वायु के संपर्क में आता है। अगर हेपरिन वायु के संपर्क में आ गया तो समझिए वहाँ हेपरिन मर जाएगा और ये सब अपना काम कर लेंगे, यानी कि वहाँ पे रक्त जमा देंगे। अब देखिए कितना अच्छा कॉम्पोजिशन है दोनों के बीच में। जैसे ही हम लोगों को घाव लगता है वहाँ से ब्लड निकलता है, यानी कि हेपरिन भी निकल रहा है, और जैसे ही हेपरिन निकलता है वायु के संपर्क में आ जाता है, वहाँ का हेपरिन मर जाता है। भाई हेपरिन के साथ साथ ये सब भी तो है, तो जैसे ही हेपरिन मरता है ये सब मिलके वहीं पे ब्लड जमा लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को वो लाभदायक हो जाता है, इन लोगों का ब्लड जमाना, हम लोगों का ब्लड रुक जाता है। और इसी तरह से जब हेपरिन हम लोगों के बॉडी के अंदर रहता है तब हेपरिन हम लोगों का जिंदा रहता है, और हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर ब्लड नहीं क्लॉट करना चाहिए। हाँ, अगर घाव लग गया है, चोट लग गई है, रक्त का स्राव हो रहा है, खून बह रहा है, तब वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना चाहिए। तो कितना अच्छा कॉम्पोजिशन है, जैसे ही चोट लगेगी हेपरिन वायु के संपर्क में आ जाएगा और ये मर जाएगा, और ये सब मिलके वहाँ पे ब्लड क्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों का रक्त का स्राव बंद हो जाएगा। और वैसे तो हेपरिन हम लोगों के बॉडी के अंदर जिंदा है ही, और जब तक जिंदा है तब तक इन सबको ब्लड क्लॉट नहीं करने देगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, आप लोग नोटिस किए होंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो सब जो है इंजेक्शन आप लोग देखते होंगे, हमें तो वैसे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, कि आपको भी लगता होगा। तो कुछ क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इंजेक्शन जो लेते हैं, आप लोग गौर किए होंगे कि इंजेक्शन जब उसमें दवा डाल लेते हैं तो इंजेक्शन को थोड़ा सा ऊपर करके थोड़ी बहुत दवा भी निकाल देते हैं। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि ऐसा करते क्यों है? पहले मेरे को भी नहीं पता था, मैं सोचती थी हो सकता है हमको डरा रहे हैं कि अरे सुई लगेगा, छोटे थे इस वजह से थोड़ा डर लगता था। तो बाद में हमें ये पता चला कि डॉक्टर जानता है कि अगर इसके अंदर वायु गई, यानी इसके शरीर के अंदर किसी भी तरह से अगर एयर चली गई, हवा चली गई, तो वहाँ का हेपरिन मर जाएगा, और शरीर के अंदर अगर हेपरिन मर जाएगा तो ये सब मिलके ब्लड को क्लॉट कर देंगे, यानी ब्लड का थक्का बना देंगे। इस वजह से क्या होगा कि अगर ये क्रिया, ये जो अगर वो लोग मान लीजिए हाथ में हम लोगों के इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ पे अगर वायु जा रहा है तो वहाँ का हेपरिन मर जाता है, और ये सब मिलके ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, यानी ब्लड को जमा देते हैं। तो यहाँ पे तो खैर यहाँ की नसें नहीं फटती हैं, क्योंकि उतनी भी नाजुक यहाँ हम लोगों की बॉडी की नसें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आपका ये जो त्वचा है ये कुछ टाइट हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम लोगों के ब्रेन में हो रही है, किसी तरह से ब्रेन में वायु चली गई और हेपरिन मर गया, और अगर ब्रेन में ब्लड क्लॉट कर गया तो समझिए नस फट जाएगी, और ब्रेन के नस फटने को हमने आपको बताया है कि उसे हेमरेज कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोग जाते हैं इंजेक्शन लगवाने, इंजेक्शन लगवा के आते हैं, तो आप कभी कभी देखते होंगे कि 1-2 दिन के बाद आपका जो त्वचा है वो थोड़ी टाइट हो जाती है जहाँ पे इंजेक्शन लगा होता है। तो आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हो, कहते हो कि ये देखिए टाइट होगी। अब डॉक्टर क्या कहेगा, गलती तो भैया हमारे है ना। डॉक्टर क्या कहेगा, भाई गलती तो मेरी ही है। तो वो क्या कहेगा, गर्म पानी लीजिए, उसे सेकिए, सही हो जाएगा। वो थोड़ी कहेगा कि मेरी गलती है, मैंने ही हवा भर दिया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, हमारे सारी वीडियोज़ को शेयर करिए।